Friends, today we discuss about the crop water requirement and irrigation scheduling and water use efficiency. Firstly, we discuss about the crop water requirement. क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता क्या है? ये वो वाली क्वांटिटी होती है वाटर की जो क्रॉप द्वारा यूटिलाइज की जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड, ताकि हम एक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर मैक्सिमम लैंड से यील्ड ले सके और बिना किसी इफेक्ट के, एडवर्स इफेक्ट के सोइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड कीजिए। द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूटिलाइज बाय द क्रॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड इन ए पार्टिकुलर एरिया विदाउट एनी और मिनिमम एडवर्स इफेक्ट ऑन सोइल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट वाटर की वो वाली क्वांटिटी होती है जिससे हम मैक्सिमम यील्ड ले सके एक पर्टिकुलर एरिया में और कम से कम इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट के सोइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, ये होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट WR। अब देखिए, ई का मतलब होता है इवेपोरेशन, T मीन्स ट्रांसपिरेशन, WM मीन्स बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। जो प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो प्लांट यूटिलाइज करता है, इन सब को मिला के इवेपोरेशन मीन्स जो सोइल में से पानी उड़ गया, और साथ में ट्रांसपिरेशन जो प्लांट में से पानी बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। कुछ मामूली सा छोटा सा हिस्सा प्लांट भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को के लिए यूज करता है। इन सब को मिला के होता है क्रॉप कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर CU, जो प्लांट को रियली, जिसकी सारा टोटल यूज होता है वाटर का। प्लांट के लिए तो सिर्फ इतना छोटा सा मामूली सा पार्ट WM यूटिलाइज हो पाता है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों को मिला करके इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं ET। जो कंजप्टिव यूज है, जो CU हमारा वाटर का टोटल कंजप्टिव यूज है, ये लगभग ET के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में तो बहुत ही छोटा हिस्सा यूटिलाइज कर पाता है, ज्यादातर तो हमारा ET के अंदर यूज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली CU कंजप्टिव यूज लगभग ET के बराबर, इवेपो ट्रांसपिरेशन के बराबर होता है। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है? CU कंजप्टिव यूज हो गया, साथ में एप्लीकेशन लॉसेज। कई बार हम अप्लाई करते हैं, पाइप के थ्रू करते हैं या फिर किसी नाली के थ्रू करते हैं, तो उसमें भी हमारा एप्लीकेशन में लॉसेज वाटर चला जाता है। कुछ स्पेशल ऑपरेशन करने हमें लीचिंग ऑफ सोल्ट करना है, इन सब ऑपरेशन में भी हमारा हमें जो शोविंग से पहले वाले वाटर होता है वो भी होता है। तो स्पेशल ऑपरेशन वाला हो गया, एप्लीकेशन लॉसेज जो सिंचाई के दौरान हमारा जो पानी वेस्ट होता है, साथ में कंजप्टिव यूज, इन सब को मिला करके टोटल बनता है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल कहाँ से होता है? वाटर रिक्वायरमेंट हो गया WR, ये हमारा फिल होता है इरिगेशन से। IR मीन्स इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ER होता है इफेक्टिव रेनफॉल, जितनी हमारी रेनफॉल हुई उस एरिया में। साथ में फिर SMS मीन्स सोयल मॉइस्चर स्टोरेज, यानी जो जमीन के अंदर जो मॉइस्चर स्टोर है वो वाला हो गया SMS। फिर आ गया हमारा ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है कि कुछ इलाकों में, कुछ रीजन्स में ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा अपर होता है। ग्राउंड वाटर बिल्कुल सोइल के सरफेस के रूट्स जोन में होता है, तो वहां से प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। इन सब को मिला करके हमारी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बनती है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर आप देखिए, हम टोटल वाटर रिक्वायरमेंट को उस साइड ले जाएंगे और ये वाली हो जाएंगे उसमें माइनस, तो हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गई। ER हमने रेनफॉल को हमने माइनस कर दिया, सोइल को, मॉइस्चर को हमने माइनस कर दिया, ग्राउंड वाटर को। किस में से? टोटल वाटर रिक्वायरमेंट में से वो बस गई हमारी इरिगेशन। हमें खेत के अंदर सिंचाई की कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो आ गई हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट। टोटल वाटर में से हम इन सब को माइनस कर देंगे, हमारा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हमें पता चल जाएगी, इतनी जरूरत है। ठीक है, और वाटर की रिक्वायरमेंट टोटल हम इनसे फुलफिल करते हैं। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट क्रॉप्स के अंदर? सबसे पहला फैक्टर आता है सीजन। क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सीजन टू सीजन बहुत ज्यादा वेरी करती है। एग्जाम्पल इसका पैडी में देखिए, साउथ इंडिया में के अंदर 2-2 सीजन में कई बार ली जाती है। तो एक सीजन में उसकी जरूरत कम होती है, एक सीजन के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
वो सीजन टू सीजन फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। जैसे पर्ल मिलेट है और राइस है, पर्ल मिलेट में बहुत ज़्यादा कम वाटर की जरूरत चाहिए और राइस में बहुत ज़्यादा हैवी इरिगेशन की, हमें हैवी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और साथ में वैरायटी टू वैरायटी भी डिपेंड करता है। सेम स्पीसीज सेम प्लांट के अंदर वो वैरायटी टू वैरायटी भी डिफर करता है। कुछ वैरायटीज में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में कम होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज सेम क्रॉप की ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, किसकी बजाय? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज की बजाय। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। वेरीज विद स्टेज ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, स्पीसीज टू स्पीसीज एंड रूटिंग डेप्थ। जो वाटर की हमारी रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप के अंदर, वो स्टेज टू स्टेज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जो हमारी सीडलिंग स्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी बजाय? फ्लावरिंग स्टेज की बजाय सीडलिंग स्टेज में कम होती है। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितने ड्यूरेशन की, कोई लंबी ड्यूरेशन की या छोटी ड्यूरेशन की है, कितना समय लेती हो पकने में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीसीज टू स्पीसीज तो पता है वेरी करता ही है। रूटिंग डेप्थ, कितनी ज़्यादा उसकी गहरी उसका रूट सिस्टम है, उसकी जड़ें कितनी ज़्यादा गहरी हैं। डीप रूटेड को थोड़ा ज़्यादा वाटर चाहिएगा। कंजप्टिव यूज इज मैक्सिमम ड्यूरिंग फ्लावरिंग। जो प्लांट वाटर को यूटिलाइज करता है सोइल में से, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है फ्लावरिंग स्टेज और ग्रेन फिलिंग। जिसमें फ्लावरिंग पीरियड चला होता है प्लांट के अंदर और ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, उसमें ज़्यादा यूज होता है वाटर का सीरियल्स के अंदर। उसके अंदर यूज उसका ज़्यादा होता है, किसकी बजाय? सीडलिंग स्टेज की बजाय। जो हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, ये टाल क्रॉप्स में ज़्यादा होता है। जो हमारी लंबी फसलें होती हैं उसमें ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। सिंपल बात है ये तो। अब सोइल के ऊपर भी डिफर करता है, सोइल टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफर करता है। सैंडी सोइल्स में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी बजाय? क्ले सोइल की बजाय, क्योंकि क्ले सोइल ज़्यादा समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती हैं, सैंडी सोइल्स उतना नहीं कर सकती। अनलेवल्ड लैंड्स होती हैं, उबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेवल की बजाय। कलर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन का। क्यों? क्योंकि जो जिनका डार्क कलर होता है, जिन सॉइल्स का जिनमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो डार्क कलर ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। जैसे ब्लैक कलर है, ये ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो उसके कारण ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगा तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी और हीट बढ़ जाएगी, तो उससे इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। सोइल ऑफ हायर, जिन सोइल्स में ज़्यादा फर्टिलिटी है, हायर ऑर्गेनिक मैटर है, डीप डेप्थ की सोइल हैं, जो गहरी और वेल प्रिपेयर्ड सोइल हैं, एवी क्ले टेक्सचर जिनमें ज़्यादा है, जैसे ब्लैक सोइल होते हैं, ब्लैक सोइल होती हैं, जिनके ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उनको कम इरिगेशन चाहिए। और वाइस वर्सा मीन कि जिन सोइल्स में लो फर्टिलिटी है, लो ऑर्गेनिक मैटर है, सेलो डेप्थ की सोइल है, जिनमें क्ले टेक्सचर भी कम है, क्ले कंटेंट भी कम है, तो उनको इरिगेशन ज़्यादा चाहिए। सिंपल बात है। जिनमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ये सब ज़्यादा हैं उनको कम चाहिए, और जिनके अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर कम है उनको ज़्यादा इरिगेशन चाहिए। सिंपल बात है ये तो, ठीक है। कलर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सोइल टू सोइल वेरी करता है, क्ले में कम होता है। अब डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर हम कैसा लगाते हैं? अगर हमने एक्सेस वाटर पहले ही लगा रखा है तो वो वाटर लॉस्ट हो जाएगा, डीप पर्कोलेशन हो जाएगा, वो जमीन में ग्राउंड में नीचे डीप चला जाएगा, तो उसका कोई ज़्यादा इतना यूज नहीं होगा। हमारी वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। हम प्रॉपर एक तरीके से, अच्छे तरीके से लगाएंगे तो हमारा इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी घट जाएगी। सिंपल बात है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन का क्या क्या मेथड है? वेस्ट वाटर होता है, सरफेस इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हम सीधा खेत में खुला फ्लडिंग करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी वाटर की वेस्टेज होती है। किसकी बजाय? ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, इनमें वाटर की सेविंग होती है, बचत होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट सरफेस मेथड में ज़्यादा होता है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? सीजन टू सीजन वेरी करता है क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सोइल में भी, सोइल किस टाइप की उसके ऊपर भी वेरी करता है। डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर हमारा कितने हमने डेप्थ पे लगाया है उसके ऊपर भी वेरी करता है। मेथड हमारे इरिगेशन का क्या, हमने किस तरीके से लगाया, सरफेस लगाया तो उसमें ज़्यादा होगा। ये बेसिक बातें इसमें। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर कैसे डिफर करता है। फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया तो क्रॉप का लीफ एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन
जमीन से भी लॉस ज़्यादा हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा। मल्चिंग के कारण हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन घट जाता है, क्योंकि मल्चिंग एक कवर का काम करती है, सॉइल के सरफेस को एक कवर करने का काम करती है। हम वीडिंग कर देंगे, घासों को हम घास फूस को उखाड़ देंगे, तो उससे हमारा इरिगेशन का इंटरवल बढ़ जाएगा। पहले हमने 15 दिन पे सिंचाई करनी पड़ रही थी, अब हमारी 20 दिन पे सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चर में जो अपना होड़ लगी हुई थी प्लांट्स के अंदर कि मैं ज़्यादा वो लूंगा, मैं ज़्यादा लूंगा, तो उसमें एक गिरावट आएगी। ठीक है, टीलेज भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इवेपोट्रांसपिरेशन का कारण, ये भी बेसिक पॉइंट है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। हाइयर रेनफॉल वाले इलाके हो गए जहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो ज़्यादा रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर, विंड की वेलोसिटी कम गति से हवा चलती है, शॉर्ट फोटो पीरियड होता है जहाँ पे कम ज़्यादा धूप नहीं खिलती, कम छोटे समय के लिए सूरज होता है, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन बेसिक बात है, वेपो ट्रांसपिरेशन कम होगा और वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। और वाइस वर्षा, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होगी, वहाँ पे डायरेक्टली सीधी बात है कि हमारी वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, सिंपल बात है। अब आता हमारा शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन। ठीक है, यानी हम इरीगेशन को क्या क्या शेड्यूल, कैसे शेड्यूल करेंगे। एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे हम डिसाइड ये करते हैं कि हमें कितना और कैसे पानी अप्लाई करना है जिससे हम मैक्सिमम यील्ड को ऑब्टेन कर सकें और वाटर का एक एफिशिएंटली यूज कर सकें। मेन एम हमारा इरिगेशन शेड्यूलिंग का क्या होता है कि हम सोयल के मॉइस्चर को एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक डिजायर्ड लेवल तक लेके आए, जिससे प्लांट वेल यूटिलाइज कर सकें और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा यील्ड दे सके, पैदावार दे सके। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, ये बेसिक इसकी सिंपल डेफिनेशन आप इसे रीड भी कर सकते हैं। इसमें मेन मोटिव यही है इसका कि मैक्सिमम यील्ड लें और हम एक ये डिसाइड करें कि हमें कब और कितना पानी लगाना है। ठीक है, और कैसे पानी लगाना है। इरिगेशन शेड्यूलिंग इन कंडीशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। वेदर की कंडीशन क्या है उस समय की, वेदर क्लाउडी है या रेनी सीजन चल रहा है, तो हमारी इरिगेशन शेड्यूल हमारा अलग डिफर हो जाएगा। वाटर का एप्लीकेशन का मेथड क्या है, हम सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। किसी सरफेस में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन का शेड्यूल हमें बाद में शिफ्ट करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर हो जाता है। प्लांट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो प्लांट किस तरह का है, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी का तो हम इरिगेशन के इंटरवल को छोटा भी कर सकते हैं और ज़्यादा वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सोयल हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, सोयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस डेप्थ की सोयल है वो, सेलिनिटी कैसी है वहाँ पे, न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है रूट जोन के अंदर, इन सब बातों के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हम इरिगेशन को कैसे शेड्यूल करेंगे, किस समय पे हम इरिगेशन देंगे, डायरेक्टली डिपेंड होता है इन बातों के ऊपर। ग्राउंड का वाटर लेवल वहाँ पे कितना है, शैलो, अगर शैलो डेप्थ पे भी है तो वाटर की रिक्वायरमेंट घट जाएगी, इरिगेशन शेड्यूलिंग में शिफ्ट आ जाएगा, हमें अलग टाइम पे देना पड़ेगा। और कुछ स्पेसिफिक नीड के हिसाब से भी हो सकता है। क्रॉप की कूलिंग, अगर फ्रोस्ट की प्रोटेक्शन, कई बार क्या होता है कि बरसिम वगैरह में, वीट वगैरह में ज़्यादा फ्रोस्ट का जब सीजन होता है तो हम इरिगेशन को शेड्यूल कर देते हैं, हम इरिगेशन को अप्लाई कर देते हैं ताकि वो फ्रोस्ट से लड़ने में उसकी हेल्प हो उसके क्रॉप की। इन सब बातों पे डिपेंड करता है, बेसिक पॉइंट है सिर्फ ये। अब इरिगेशन शेड्यूलिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं, हम किस समय पे कितना पानी देंगे और किस तरीके से पानी देंगे, हमारे इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात कि वाटर के लॉसेज को ये घटाएगा, रिड्यूस करेगा वाटर के लॉसेज को, जो पानी हमारा वेस्ट हो रहा था उसको कम करेगा। और वाटर लॉगिंग, कई बार ज़्यादा एक्सेसिव में किसान पानी दे देता है तो उसको मिनिमाइज करने में हमारी हेल्प करेगा ये, हमें किस समय पानी देना फार्मर को पता चल जाएगा। इनहेंस कर देगा जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, किसान फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उन सब में एफिशिएंसी लाएगा, उनका अच्छे से यूटिलाइज होगा। ये फार्मर्स को हेल्प करेगा शेड्यूल करने में इरिगेशन रोटेशन वेरियस फील्ड में, ताकि क्रॉप के वाटर के स्ट्रेस को रोका जा सके और यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सके, उसमें हेल्प करेगा, हम पैदावार मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकें। सोयल की हेल्थ को इसमें मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज़्यादा हम एक्सेसिव पानी लगा देते हैं, उसमें प्रॉब्लमेटिक सोयल बन जाती है वो बाद में। हमारे एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट को अवॉइड करेगा, ओवर इरिगेशन के कारण हमारे लेबर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है तो उसको भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। साथ में
उसी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में किसी फार्मर के पास सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो उससे वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है अगर उसको इरिगेशन का उसको शेड्यूलिंग मैनेजमेंट पता है तो उसी वाटर से वो ज़्यादा एरिया को कवर कर पाता है। नेट प्रॉफिट किसान का बढ़ जाता है क्योंकि क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी दोनों में बूस्टअप होता है। ठीक है, वी कैन इंडिकेट द नीड ऑफ इरिगेशन। हम अलग अलग इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि नीड हमें है या नहीं है इरिगेशन की फिलहाल कंडीशन पे। सोयल मॉइस्चर में हम सोयल का मॉइस्चर मेजरमेंट कर लेंगे, हमें पता लगा लेंगे कि सोयल को चेक करके कि जो मॉइस्चर का लेवल क्या है उसके हिसाब से हम वाटर को अप्लाई जब जरूरत होगी हम अप्लाई कर देंगे। प्लांट भी इंडिकेट कर देता है हमें कि प्लांट मुरझाने लग गया, प्लांट की नीड आ गई, अब हम फिर से इरिगेशन लगा देंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल इंडिकेट्स, हम क्लाइमेट से भी अंदाजा लगाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम वाटर अप्लाई कर देते हैं। इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं कि नीड है या नहीं है। ये सिंपल एडवांटेजेस थे इसके इरिगेशन शेड्यूलिंग के। अब आता हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज यील्ड ऑफ ए मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोट्रांसपिरेशन। एक सिंपल डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है, किसी भी मार्केटेबल क्रॉप की कितनी यील्ड है जो मैं मार्केट में बेचनी है उसकी कितनी यील्ड है पर यूनिट वाटर। एक यूनिट ऑफ वाटर, मान लिया एक क्यूसिक वाटर है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक क्यूसिक वाटर है, मीटर क्यूब जो भी है इसका मेजरमेंट का तरीका, उस वाटर से हम कितना यील्ड पैदावार कितना ले सकते हैं, क्रॉप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है। ठीक है, वो होता हमारा वाटर की यूज एफिशिएंसी, प्लांट कितना एफिशिएंटली उस वाटर को यूज कर पाता है और एक मार्केटेबल यील्ड प्रोड्यूस कर पाता है, वो वाटर यूज एफिशिएंसी होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, वाई बाय में ईटी। वाई क्या होता है, यील्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर में हम इसको मापते हैं, ईटी हम सेंटीमीटर में मापते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी में ये बताएगा कि कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी, है कितनी यील्ड आई है और कितना इवेपोट्रांसपिरेशन है पर ये सेंटीमीटर में। WU इज इक्वल टू वाटर यूज एफिशिएंसी यील्ड अपॉन में इवेपोट्रांसपिरेशन होता है इसका फार्मूला। ठीक है, यील्ड और इवेपोट्रांसपिरेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। उस समय क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, क्रॉप की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हमारी, उससे डायरेक्टली हमारी पैदावार और इवेपोट्रांसपिरेशन वाष्पीकरण इससे डायरेक्टली संबंधित होता है। ठीक है, यील्ड इन्फ्लुएंस होती है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, हम कैसे क्रॉप को मैनेज करते हैं, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या हमारी, उस पर डायरेक्टली यील्ड हमारी पैदावार डिपेंड करती है। जबकि हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, क्लाइमेट से, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, और मॉइस्चर कंडीशन क्या क्या है, इससे हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है। ईटी कम होगा जब हमारा मॉइस्चर कम होगा, ईटी थोड़ा बढ़ जाएगा जब हमारा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल बात है। दैट प्रैक्टिस दैट प्रमोट द, वो वाली प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस है जो प्रमोट करती है प्लांट की ग्रोथ को और एफिशिएंट यूज ऑफ सनलाइट, जिससे प्लांट एफिशिएंटली सनलाइट को यूटिलाइज कर पाता है बिना किसी या बहुत कम इंक्रीज के ईटी में, वो WUE यानी वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। सिंपल है, आप एक बार समझिए, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है इंक्रीज, साथ में एफिशिएंटली वो यूटिलाइज कर पाता है किसका, सनलाइट का, एफिशिएंटली यूटिलाइज किसका कर पाता है, सनलाइट का, और बिना किसी इंक्रीज के, बिना किसी सिग्निफिकेंट, इवेपोट्रांसपिरेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं और प्लांट की ग्रोथ हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, और साथ में वो ज़्यादा सनलाइट का यूटिलाइज कर पाता है और वाटर लगभग उतना ही है, ईटी लगभग उतना ही है, तो उसके कारण हमारा वाटर यूज एफिशिएंटली मीन्स, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्लांट एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली वाटर का यूटिलाइज कर पा रहा है और ज़्यादा वाटर की वेस्टेज नहीं हो रही, तो हमारा वाटर यूज की एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, ये था। अब आता हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाटर की यूज एफिशिएंसी को। सबसे पहला है नेचर ऑफ प्लांट, किस तरह का प्लांट है वो। प्लांट स्पीसीज में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कोई प्लांट सेम वाटर की क्वांटिटी में ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर देता है, कोई प्लांट कम कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सोरगम है, उसको हमने सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई किया, दूसरी तरफ हमारे पास वीट है, उसको भी हमने उतना ही वाटर दिया, तो ड्राई मैटर कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, सोरगम करेगा। मीन्स सोरगम की वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी है, एफिशिएंटली उसका यूज कर पाता है वो।
ये बात है, सिंपल बात है कि ड्राई मैटर कितना प्रोड्यूस करता है, कितने अमाउंट में। इसके कारण हमारी अलग अलग प्लांट स्पीसीज की वैल्यू अलग अलग आती है। सेम वेराइटीज, सेम क्रॉप की अलग अलग वेराइटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिफर करता है ये। अगर हम एक प्रॉपर क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जिसमें एनर्जी कंजप्शन फोटोसिंथेसिस में अच्छा है, इंप्रूव्ड है, ट्रांसपिरेशन उस क्रॉप में कम है, या उस क्रॉप में क्या कोई भी हो सकता है, उसमें हम कम कर देते हैं ट्रांसपिरेशन को, उसकी रूटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी सिंपली बात है इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा सोयल मॉइस्चर कंटेंट, डेफिशिएंट एज वेल एज एक्सेस सोयल मॉइस्चर, अगर हमारे पास कम है, वो मॉइस्चर की कमी है या एक्सेस है, तो उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। क्रॉप कितनी पैदावार होगी या प्लांट की कितनी ग्रोथ होगी, अगर मॉइस्चर उसके अंदर कम है या बहुत ज़्यादा है, तो दोनों का एडवर्स इम्पैक्ट होता है पैदावार के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर। और इसके कारण हमारा वाटर की एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। बेटर मैनेजमेंट, अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल बात है। अब मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या मेथड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाटर की एफिशिएंसी के ऊपर। फील्ड WU इज जनरली लोअर इन सरफेस वाटर यूज एफिशिएंसी सिंपल बात है कम होती है किसके अंदर, सरफेस इरिगेशन के अंदर। उसके अंदर हम ज्यादा वाटर को सप्लाई कर देते हैं, प्लांट उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाता, किसकी बजाय स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की बजाय। अगर हम सरफेस इरिगेशन के अंदर देखें वाटर यूज एफिशिएंसी को, तो सरफेस इरिगेशन के अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे बढ़िया फ्रो मेथड और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर होती है। किसके अंदर, सिर्फ सरफेस इरिगेशन की बात चल रही है यहाँ पे। अगर सरफेस इरिगेशन में हम कंपेयर करें तो फ्रो मेथड और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में एफिशिएंसी अच्छी होती है फ्लडिंग की बजाय, ठीक है। और तो सबको कंपेयर करें तो ड्रिप में सबसे अच्छी होती है, फिर स्प्रिंकलर आ गया, फिर सरफेस आ गया, ठीक है। अब आता है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है। जो वेदर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इवेपोट्रांसपिरेशन को और यील्ड को, पैदावार को और इवेपोट्रांसपिरेशन को वेदर का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। ईटी अगर रिड्यूस, हम ईटी को रिड्यूस कर सकते हैं वीडिंग करके, घास फूस है जो भी हमारा एक्स्ट्रा वीड है उसको हटा के, मल्चिंग प्रोसेस का यूज करके, मल्च करके सोइल को कवर करके हम इसको ईटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे क्रॉप को इंक्रीज हो जाएगी, वीडिंग कर देंगे तो इसके कारण हमारा वाटर की यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगा। अब आता है प्लांट पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट होता है। हाईएस्ट यील्ड एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इज ओनली पॉसिबल थ्रू ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर रेजाइम, प्लांट पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग हो गया कि प्लांट पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर हम एफिशिएंटली सोइल के मॉइस्चर को मैनेज करते हैं, प्लांट पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं, फर्टिलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी यील्ड के ऊपर और हम वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। अब फर्टिलाइजर की बात आ गई। एडवोकेट इरिगेशन है हमारी, प्रॉपर बैलेंस फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इससे यील्ड हमारी इंक्रीज हो रही है और इवेपोट्रांसपिरेशन में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इससे हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। सिंपल, एक मिनट समझिए आप इसको। यील्ड हमारी, बैलेंस फर्टिलाइजर हमने यूज किया, ठीक है, और हमारी यील्ड होगी इससे इंक्रीज, यील्ड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ईटी हमारा लगभग उतना ही रहा, ईटी में बहुत कम ट्रांसपिरेशन, वाटर के लॉसेज तो सेम रही और यील्ड हमारी होगी ज़्यादा, तो इससे हमारा वाटर की यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक कवर करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।